आज हम बेसिकली जितने भी टेट यूपी टेट एग्ज़ाम के जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक ये पूरा नोट्स रहेगा, जहाँ से आपको डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। देखते हैं आज सबसे पहले संरचनावाद क्या होता है या निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। देखिए, लर्नर्स डेवलप हिज और हर ओन नॉलेज। संरचनावाद में क्या होता है कि कोई बताता नहीं है कि आप करो क्या। संरचनावाद में क्या है कि समस्या आई, हमने खुद अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया, उसे कहते हैं खुद से सोल्यूशन ढूंढना, वहाँ पे संरचनावाद काम आएगा। फोकस ऑन मेकिंग मीनिंग, अर्थ निर्माण खुद करता है। ऐसा नहीं कि कोई लिखित डेफिनेशन आपको दे दिया गया और आप रट लिए। अगर आप किसी चीज़ को रट रहे हो तो आप संरचनावादी नहीं हो, आप उसी चीज़ को ABCD ही समझ रहे हो, उसका यूज नहीं जान रहे हो। फिर लर्निंग बाय हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से, अच्छे बुरे से वो सीखता है कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, और इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। संरचनावाद में बालक को ही ऐसा बनाया जाए कि वो खुद से चीज़ें सीख सके, खुद से अर्थ निर्माण कर सके, खुद के अनुभवों से चीज़ें सीख सके, और किसी भी चीज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो, वो बहुत ही एक्टिवली किसी चीज़ में भाग लेता हो। दो मेंस साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, एक का नाम जीन पियाजे और दूसरे का नाम वाइगोत्स्की। इन्होंने संरचनावाद पे ही अपने कॉन्सेप्ट दिए, और कॉन्सेप्ट इतने सिमिलर हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इनको साथ में ही समझा जा सकता है अच्छे से। इन्होंने कहा कि पियाजे ने कहा कि लर्न बाय एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से सीखता है, अनुभवों से सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्न बाय एक्सपीरियंस, सेम है दोनों का, अनुभवों से सीखना, लेकिन कुछ बातों में कंट्राडिक्शन है। इन्होंने कहा कि ये जो लर्नर होता है, जो खुद से सीखता है, वो अपनी नॉलेज से सीखता है, अकेले सीखता है, उसमें कोई सामाजिक फैक्टर नहीं है, वो मन में सोचता है और चीज़ों को बदल देता है और सीख जाता है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी का, वाइगोत्स्की ने कहा सोसाइटी का, कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है। समाज और संस्कृति जहाँ पे आएगी, वहाँ पे आएगी, वाइगोत्स्की को टिक करोगे। इन्होंने कहा समाज और संस्कृति का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्होंने कहा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पियाजे ने कहा। इन्होंने कहा सेल्फ इनफ है, स्वयं ही हम चीज़ों को कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की, ये समाज और संस्कृति मिलकर चीज़ों को अच्छा बनाते हैं। इन्होंने कहा कि नो नीड ऑफ सोसाइटी कल्चर, कोई नीड नहीं है सोसाइटी कल्चर की। इन्होंने, वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर आप सीखना चाहते हो तो सोसाइटी कल्चर बहुत इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अब देखिए, कहता है कि जब भी बच्चा मन ही मन बात करता है तो वो ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, आत्म केंद्रित स्पीच होती है। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, सिर्फ अपने बारे में। मतलब उसका ईगो यहाँ पे हाई होता चला जाता है पियाजे के अनुसार। इन्होंने कहा कि जब बच्चा खुद से बात करेगा तो वो अपने आप को डायरेक्ट करना है। जैसे कि वो सोचता है तो वो ये सोचेगा कि कल मुझे ये करना है, फिर इसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी है। अगर वो खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद को बात कर रहा है, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने स्किल्स को अच्छा करने के लिए, वाइगोत्स्की के अनुसार वो अपने स्किल को, अपने पढ़ने के तरीके को, अपने काम करने के तरीके को, अपने बिजनेस को, हर तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करे, ना कि इनके अनुसार मैं ये पा जाऊंगा तो ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा तो ये बन जाऊंगा। मतलब एक तरह से इनका भौकाली मेंटेन रहता है, और यहाँ पे रियल वर्क हो रहा है। भाषा के बारे में पियाजे ने कहा कि पहले विचार फिर भाषा आता है, मतलब पहले आप सोचोगे तब बोलोगे। इन्होंने कहा कि भाषा तथा विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। पहले तो आप अलग अलग सोचते हो या आप बोलते हो, जो भी है, लेकिन बाद में आप सोचने और बोलने का काम एक हो जाता है। इनकी स्पीच पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिक होती है, हमेशा मैं करेंगे। इन्हें कहा गया कि लैंग्वेज इज नीड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई, भाषा का उपयोग हम सिर्फ अपने ईगो को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं,
भाषा का उपयोग हम अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने आप को बेटर बनाने के लिए करते हैं। इसमें कहा गया अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगॉत्स्की। इसको आप बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पियाजे को इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी। ये स्विट्जरलैंड के हैं। चाइल्ड इज बॉर्न विथ अ मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विच डेवलप एंड अटेन मैक्सिमम ग्रोथ एट एज ऑफ 14 to 15 ईयर। उन्होंने कहा कि भैया बच्चा जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर, सीखने मतलब जो सीखने के प्रति जो भी बदलाव होंगे, जिस तरह से वो ग्रोथ करेगा, ठीक है, वो सब ऑलरेडी उसके अंदर फीडेड होता है। और 14 से 15 साल की एज में ये सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कुछ भी बोलते हो, आपका लैंग्वेज आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास नहीं करेगा। मतलब विकास में लैंग्वेज की कोई भागीदारी नहीं है जीन पियाजे के अनुसार, लेकिन वहीं वाइगॉत्स्की और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है। इन्होंने पियाजे गिव्स 4 स्टेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेप्स हैं। लैंग्वेज तो सिर्फ ईगो बढ़ाता है इनके अनुसार, जबकि वाइगॉत्स्की ने कहा कि लैंग्वेज डायरेक्ट करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार समझिएगा कि 4 स्टेट होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के। कौन कौन से? पहला है सेंसरी मोटर स्टेट। इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें नाम परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में नाम परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है हिंदी, बट चाइल्ड पेडागोजी के केस में क्या होता है कि हिंदी में कई सारे नेम होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेट होता है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट होता है। बहुत ही अच्छे से इसमें चीज़ें समझ में आएंगी आपको। 4 स्टेज होते हैं, इनके एज वाइज आपको ध्यान रखना कौन सा। 0 से 2 सेंसरी, 2 to मतलब 7 प्री ऑपरेशनल, 7 to 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल स्टेट क्या होता है 11 से 15 साल में हो जाता है। इसमें होता क्या समझिए। फर्स्ट स्टेज में होता है कि बच्चा जब 0 से 2 साल का रहता है, आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, वो बेडशीट के साथ खेलेगा, नोचेगा बेडशीट को। दूसरा क्या होता है, सामान को फेंक देगा, कोई भी चीज़ उसके हाथ में लो वो फेंक देंगे, फिर इकट्ठा करेंगे। आप कभी कोई बच्चा जो 1 से 2 साल बस अभी थोड़ा चलना सीखा हो, या वो चलते नहीं है चारों मतलब 2 पैर पे हाथ रख के, ऐसे बच्चे जो बस लैंग्वेज समझ जाते हैं, उन बच्चों से कहिए काफ़ी अच्छा लगेगा कि पेन को दे दीजिए, वो पेन को फेंकेंगे, फिर एक एक पेन को अरेंज करते हैं। इस तरह से वो बच्चे काम करते हैं। उस स्टेज में ऐसा होता है। फिर है स्टार्ट इंटरेक्टिंग टू द वर्ड। मम्मी मम्मी, पापा पापा, भाई भाई, ये सब वो करते रहते हैं और आपस में लड़ेंगे, चीज़ें फेंकेंगे। मतलब उन्हें लग रहा है कि इसी तरह से हम मतलब इसी तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, हाथ पैर चलाएंगे वो। फिर आता है जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्री ऑप्शनल स्टेट आ जाएगा। अब बच्चा क्या होगा कि ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। अभी तो ये बड़ा काम कर रहा था, बड़ा काम मतलब चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, इकट्ठा करना, लेकिन थोड़ा सा अब दायरा बढ़ेगा, कंट्रोल अच्छा हो जाएगा उसको हाथ पैर में। अब वो क्या करेगा, ड्राइंग बनाने में मज़ा लेगा। वो मैंगो बनाएगा, उससे कह दीजिए कि बेटा मैंगो बना के दिखाओ, मैंगो बना के दिखाएगा। उससे कहिए बेटा लायन बना के दिखाओ, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर गोदने लगेगा वो। फिर है बिगर वाइडर, छोटा बड़ा पहचानता है, भारी पहचानता है, कोई चीज़ हल्का है भारी है वो पहचान जाएगा, कोई चीज़ लार्जर है वो पहचान जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाएगा उसे करना। मतलब आप कई सारे छड़ रख दो और उससे कहो बेटा बड़ी छड़ पहले और छोटी छड़ ऐसे बाद में रखते चलो, तो वो उसको अरेंज कर ले जाएगा। कॉपी करने में बहुत आगे होते हैं, नकलची होते हैं। और उनकी मम्मी सज रही हैं तो वो भी सजने लगेगा। पापा अगर शूज़ पहन रहे तो वो भी शूज़ पहनने की कोशिश करने लगेगा। मतलब कॉपी करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को बेसिकली। सी ऑप्शन में क्या है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट हो जाता है। बच्चा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अब समझदार हो गया है, अब वो विजुअलाइज करने लगता है। कहने का मतलब ये दोनों स्टेज में क्या था कि इसमें तो उसको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें तोड़नी फोड़नी थी, इसमें उसने कुछ सुधार किया, कुछ कंट्रोल रहा है, ड्राइंग बना रहा है, छोटा बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग समझ रहा है।
कंक्रीट ऑप्शनल स्टेट में क्या होता है, थोड़ी सी मेंटल कैपेबिलिटी और हो जाती है, वो दिमाग में ही सोचने लगता है। मतलब अब उसे कोई काम करना होगा तो वो दिमाग लगाने लगता है कि इस काम को और आसानी से कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन को समझने लगता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कंजर्वेशन शब्द याद रखना, संरक्षण को समझने लगता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा डिब्बा है और एक छोटा सा डिब्बा है, मतलब समझिए, और एक ही गिलास, मतलब एक गिलास पानी पूरा भर के इसमें डाल दो, एक गिलास पानी पूरा भर के इसमें डाल दो। अगर बच्चा प्री ऑप्शनल स्टेट में है तो कहेगा इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है। लेकिन अगर बच्चा कंक्रीट ऑप्शनल स्टेट में है तो वो कहेगा दोनों बराबर पानी है। अगर दोनों का बराबर पानी वो काउंट कर लेता है, समझ लेता है इस भावना को कि भैया गिलास तो एक ही थी, पानी तो इसमें मान लो 250 ग्राम आया, दो तो इसमें भी 250 ग्राम डाला गया, इसमें भी 250 ग्राम डाला गया। दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन पानी तो उतना है, ये भी दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन पानी तो इतना। अगर इतनी समझ आ जाती है तो इसे कंजर्वेशन कहते हैं। तो कंक्रीट ऑप्शनल स्टेट में बच्चा कंजर्वेशन समझ जाता है। अब वो एज्यूम नहीं करता। याद रखना, मैंने डोंट एज्यूम लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या बच्चा एज्यूम करता है, विजुअलाइज करता है, एज्यूम नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग टू द थिंग, चीज़ों की समझ होने लगती है उसे। छोटे बहुत मैथमेटिक्स जानता है बट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व रीजनिंग अब्स्ट्रैक्ट मैथ्स, मतलब वो जोड़ना घटाना गुणा भाग ये जान जाएगा, लेकिन कोई अब्स्ट्रैक्ट मैथ मतलब कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर वो बच जाएगा, उसे नहीं समझ में आएगा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट मतलब 12 से 15 साल की उम्र में, ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब दिमाग बिल्कुल उसका चकाचक चलने लगता है, वो कुछ भी कर सकता है इस स्टेट में, हर तरह की चीज़ों को वो समझ सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत। इसको भी आखिर बच्चा सीखता कैसे है, कैसे इक्विलिब्रियम साम्यावस्था स्थापित करता है, समझिए। स्कीमा का, जीन पियाजे का ये थ्योरी समझ लीजिए। स्कीमा का मतलब होता है अवधारणा। पहले से ही आपको कुछ पता हो किसी चीज़ के बारे में, व्यक्तिगत जानकारी आपको। मान लो कि आपने, कोई छोटा बच्चा है, उसने पहली बार एरोप्लेन देखा। पहली बार वो क्या देख रहा है, एरोप्लेन देख रहा है, ठीक, हवाई जहाज उसने पहली बार देखा, हवा उड़ता हुआ। लेकिन उसने बचपन से हमेशा बर्ड्स को देखा उड़ते हुए। उसने बर्ड्स को देखा है, एरोप्लेन को कभी नहीं देखा था कि ये भी इतनी बड़ी चीज उड़ती है। तो अवधारणा किसे कहेंगे, जो बर्ड है उसके दिमाग में, उसे कहेंगे अवधारणा। किसी भी समस्या की जो पूर्व जानकारी आपको होती है वो सही भी है गलत भी है, दोनों हो सकती है। मान लो गलत है लेकिन आपको रिलेट कर देगी कि इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन मैच हो ही रहा है। चिड़िया उड़ती है तो ये भी उड़ ही रहा है, हवा में है ये भी हवा में है। तो स्कीमा मतलब क्या, हेल्प टू अंडरस्टैंड न्यू वन। किसी नई चीज को समझने के लिए जो पूर्व अवधारणा होती है, जो पूर्व समझ होती है, भले वो सही है गलत है ये मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प तो करता है। जैसे कोई इंसान आपको पहली बार मिल रहा है तो उसके जैसे अगर आप किसी इंसान से उससे पहले मिले हो तो एक छवि उस दिमाग में आ जाएगी कि यार ये तो वैसा ही होगा। दैट इज स्कीमा। इक्विलिब्रियम समझते हैं, द स्टेट वेयर वन इज कंप्लीटली सेटिस्फाई विथ हिज और हर नॉलेज। देखिए इसकी इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि इसने क्या किया, दिमाग लगाया, पहले से ही इसके अंदर कुछ छवि थी। देखिए पहले से इसे पता था चिड़िया है, नॉलेज ऑफ द थिंग, दैट इज स्कीमा। फिर क्या हुआ कि इसने समायोजन किया। समायोजन का मतलब एकोमोडेशन होता है, याद रखना। स्कीमा समायोजित होना, समायोजन का मतलब उसने रीअरेंज द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू वन। जैसे पुरानी चीज़ों से वो नई चीज़ को रिलेट करेगा। उस मान लो कोई बच्चे ने बर्ड देखा, इसने क्या किया, एरोप्लेन देखा। अब ये सोचेगा कि भाई ये तो जीवित है, ये निर्जीव है, ये मेटल का बना है, ये क्या है, ये तो कोशिकाओं के बने हुई है बर्ड, ठीक है। तो वो बर्ड और एरोप्लेन के बीच के डिफरेंस को समझेगा। समझने के बाद उसे पता लगेगा कि हाँ ह्यूमन भी उड़ने वाली एक चीज़ बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन कहते हैं।
अब ये इन दोनों का बेसिक फंक्शन क्या, ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, ये हमें भी लेकर उड़ सकता है। अब उसने पूरा ज्ञान एरोप्लेन का ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हेल्प स्कीमा ने की थी। तो स्कीमा और अकोमोडेशन का मतलब जिस समय वो ये सब सोच रहा है उस प्रोसेस को ही समायोजन कहते हैं। वहाँ पे समायोजित हो गया वो। अब उसने, जैसे कि माइंड है, इसके पास पूर्व ज्ञान क्या था, पूर्व ज्ञान था बर्ड। नया ज्ञान इसके अंदर क्या घुसा कि ये है एरोप्लेन। अब ये दोनों मिलके इसको क्या कह देंगे, इसको रिजर्व में रख लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, पहले पूर्व ज्ञान क्या था बर्ड, नया एरोप्लेन दिखा, फिर ये दोनों मिलके अब रिजर्व माइंड में चला जाएगा। और अब माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि अब जो चीज़ उड़ रही है वो एरोप्लेन ही होगी। तो वहाँ पे जो कंडीशन बनेगा कि माइंड ने अंदर ले लिया, इसको कहेंगे आत्मसातीकरण। कॉपी एंड पेस्ट द न्यू नॉलेज एंड एक्सेप्ट द करेक्ट रीअरेंजमेंट। इसको जो नहीं पता था उसके साथ उसने क्या किया, जो चीज़ अभी दिखी उसे उसके साथ रीअरेंज किया, जिसे एकोमोडेशन कहेंगे, और फिर आत्मसातीकरण कर लिया, उसको रख लिया। इस तीनों प्रोसेस को, ये हमेशा हमारे साथ घटता रहता है। हम कभी भी कोई नई चीज़ सीखने जाएंगे तो प्रीवियस नॉलेज लगेगा। प्रीवियस नॉलेज मतलब स्कीमा और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो रीअरेंज करेंगे, मतलब एकोमोडेशन होगा। अब ये दोनों मिलके हमें क्या करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट दे देंगे। न्यू कॉन्सेप्ट एक तरह से बाद में हमारा स्कीमा बन जाएगा। न्यू कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, स्कीमा। इसे जीन पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे कि आत्मसातीकरण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहोगे, जब पूर्व ज्ञान और नया जो आया है वो मिलके नई जो क्वांटिटी बनाएंगे उसे आत्मसातीकरण कहेंगे। समायोजन किसे कहेंगे, तो आप क्या कहोगे, पूर्व ज्ञान जो हमारे पास स्कीमा है उसकी सहायता से नया ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। और इन तीनों प्रोसेस से जो फाइनली रिजल्ट निकल के आता है वो इक्विलिब्रियम। हमारा दिमाग तभी अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब अब दिमाग को समझ में आ गया कि भाई ये तो एरोप्लेन है, इसे अब रिजर्व कर लो सबकॉन्शियस माइंड में, तो चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा जीन पियाजे के नियम को। स्कीमा क्या होता है, समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। अब आगे चलते वाइगोत्स्की की थ्योरी को भी अच्छे से समझ लेते हैं, और उन्होंने भी कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। आइए और वाइगोत्स्की को अच्छे से समझते हैं। इन्होंने कहा कि चाइल्ड क्या होता है, एक्टिव सीकर होता है। एक्टिव सीकर का मतलब बहुत ही एक्टिव होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इस पॉइंट्स को तो आपको ध्यान रखना है, यही पॉइंट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर कह रहा है कि चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जबकि पियाजे ने कहा था कि खुद से वो चिंतन करता है, लेकिन इसने मतलब वाइगोत्स्की जी ने बोला कि भाई जहाँ से वो घूमता टहलता समाज और संस्कृति जो उसको मिली हुई है, कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में चीज़ों को चिंतन करने के लिए मजबूर करते, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता है। कहने का मतलब कोई बच्चा है, उसने कोई मूवी देख ली, ठीक है, उसके कुछ फ्रेंड्स उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, वो मूवी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जहाँ भी आएगा आप वाइगोत्स्की को पकड़ लोगे। फिर है भाषा विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। शुरुआत में तो भाषा और विचार क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। भाषा वो कुछ और सीखेगा, दिमाग में कुछ और ही होता है। जैसे छोटे बच्चों में ये हमने ऑब्जर्व किया भी है कि वो बोलना भी नहीं सीखते हैं, उनको कोई भाषा नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो दिमाग जरूर लगाते हैं। खिलौने को इधर से उधर फेंकेंगे। प्री ऑप्शनल स्टेट में, ऑपरेशनल स्टेट में आपने देखा होगा, या सेंसरी मोटर स्टेट में देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में 0 से 2 ईयर के बीच के बच्चे खिलौना देख लिए तो उसके प्रति कोई विचार उनके दिमाग में आ जाता है, लेकिन बोल ही नहीं पाते, वो कुछ भी आवाज़ निकालते रहते हैं। तो उनकी आवाज़ अलग चलती है, विचार अलग चलता है। बेबे बेबे करेंगे, पेपे पेपे करेंगे, लेकिन सोचेंगे कुछ दूसरा। समय के साथ ये दोनों एक हो जाते हैं, वही सोचते हैं और वही बोलते हैं। कहा वाइगोत्स्की ने कहा कि माइंड डेवलप होता है सोसाइटी के कारण, मतलब समाज, जैसे पहले कहा कि समाज ही माइंड के विकास में कार्य करता है। डेवलपमेंट
पर्यावरण संपर्क का प्रमाण है। और जो उसमें ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो पर्यावरण संपर्क का प्रमाण है। मतलब आसपास की चीज़ें भी, जेनेटिक्स भी उसकी हेल्प करती हैं। जेनेटिक्स भी और सोशल कल्चरल एक्सपेक्ट भी उसे मतलब करती हैं। अब देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाइगॉस्की के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके लिए भाषा भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए समाज भी। कल्चर मतलब माता पिता ने जो बचपन से आदतें डाल दी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होगा। जैसे कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि भाई मेरे घर में तो सब लोग वेजिटेरियन ही हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो वो एक तरह से कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको? कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है वेजिटेरियन बने रहने के लिए। सोसाइटी चाहती है कि वो नॉनवेज हो जाए। तो एक तरह से ये दोनों प्रेशर क्या होंगे, इसके ऊपर पड़ेंगे। तो सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा है लैंग्वेज मतलब जो वो भाषा सीखता है, उसी भाषा में वो खुद से भी बात करता है, लोगों से भी बात करता है। और जितनी स्पष्ट भाषा होगी उतना ही अच्छा चीज़ों को समझ जाएगा। मान लो कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं जानता है और उसके सामने एक बहुत अच्छी बुक रखी गई है। एक बच्चा पढ़ना जानता है जिसके सामने एक बहुत अच्छी बुक भी रखी गई है, दोनों इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। अब बताइए कौन बच्चा ज़्यादा सीख जाएगा? वही जो पढ़ना जानता है। तो एक तरह से भाषा का विकास ना, उसको मान लो कि आप 3-4 भाषा जानते हो। आज के डेट में क्या है, ट्रांसलेशन आ गया, गूगल ट्रांसलेशन है, कई सारे के इक्विपमेंट है, तो हम किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करके उन कल्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारी हेल्प करता है। कई लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो हमारा कई तरह से विकास संभव है। अब वाइगॉस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कही। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प, हेयर चाइल्ड नीड्स सम एक्सटर्नल हेल्प। मान लो कि बच्चा सीखना चाहता है लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है साइकिल चलाना जानता है, लेकिन जैसे साइकिल में 2 पैडल मारा वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाता है। तो उसका भाई या कोई आके उसको साइकिल में हेल्प करता है, पीछे पकड़े रहता है और फिर वो बच्चा साइकिल चलाता है। तो जो मदद की उसकी भाई ने, उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्कैफ होल्डिंग, मदद देना इसमें क्या होता है? इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, मदद देना नहीं लिखा जाता वहाँ। स्कैफ होल्डिंग क्या है? तो स्कैफ होल्डिंग का मतलब होता है कि कोई बच्चा जब कोई चीज़ सीख रहा है तो उसकी हेल्प कर देना। जैसे शुरुआत में बच्चे क्या होते हैं, छोटा आ बड़ा आ लिखते हैं या ए और बी लिखना शुरू जब करते हैं तो उनके लिए बुक्स में ऐसे ऐसे डॉट बने होते हैं और कहा जाता है कि इन डॉट्स को आप चढ़ाओ इसके ऊपर। तो जो डॉट्स का बनाना क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। क्योंकि वो सीखना तो चाहता है ABCD, लेकिन उसका हाथ नहीं चल रहा है सही से। तो जो छोटे छोटे लाइन होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी हेल्प करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी स्टेट में है तो उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जहाँ पे थोड़ी सी मदद करोगे तो बच्चा सीख लेगा, मोर नॉलेज देन अदर। और ये तभी हो पाएगा जब, देखिए इसमें मोर नॉलेज देन अदर भी आ जाएगा। दिस इज गिवन बाई, मतलब स्कैप होल्डिंग कौन देता है? वही देगा जो उस बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, जो साइकिल चलाना जानता। इसको इस सेंस में, पढ़ने के सेंस में लेंगे कि ये डॉट वही बना सकता है जो ऑलरेडी ABCD जानता हो। तो स्कैप होल्डिंग का मतलब ये होता है कि मदद देना, सिखाने के लिए ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट सीखे होता है। नोट, बच्चे मन में तब बात करते हैं जब वो खुद को कार्य पर निर्देशन देते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि बच्चे खुद को तभी आगे बढ़ाएंगे जब वो बात करते खुद से अकेले में बैठ के, तो वो आगे क्या करने इसकी प्लानिंग करते। किसी बच्चे के पास बैठिए, उससे पूछिए कि वो क्या सोच रहा है, तो आपको बताएगा कि मुझे ये करना, मुझे वहाँ घूमना, मुझे यहाँ जाना है। बच्चों की बातें काफ़ी अच्छी होती हैं और वो आपको, मतलब वहाँ से आपको समझने, उनकी मेंटालिटी भी समझने को मिलेगी कि किस तरह से बच्चे अपने आप से बात करते हैं। तो वाइगॉस्की ने कहा कि बच्चे खुद से बात करते हैं खुद को डायरेक्ट करने के लिए।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, पहले यहाँ पे जो शुरुआती लेवल पे जो समाजीकरण होगा वो परिवार तथा पड़ोसी उसका कर देते हैं। द्वितीयक समाजीकरण, जैसे शुरुआत में बच्चा अपने फैमिली में या अपने आस पड़ोस के दोस्तों से या उन्हीं पड़ोसियों के साथ संपर्क में रहता है, तो वहाँ परिवार पड़ोस हो जाएगा। द्वितीय होता है मीडिया और स्कूल। मीडिया और स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वर्क करते हैं। अब याद रखना, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड ईवीएस एजुकेशन, जो पर्यावरण शिक्षा होती है, गिवन बाय लैंग्वेज एंड मैथ, मतलब उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज की बुक्स में जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन सब की किताब में अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखकर ईवीएस के बारे में बताया जाएगा, मैथ्स के बारे में बताया जाएगा। याद रखना, मैथ्स भी क्या करता है, बच्चों के डेवलपमेंट में सहायक है, ठीक है। एक तरह से ये भी समाजीकरण का ही क्या है, रिलेशन है यहाँ पे। वाइगॉत्स्की इज फ्रॉम रसिया, और वाइगॉत्स्की कहाँ के थे, रसियन थे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज जीन पियाजे एंड वाइगॉत्स्की। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आस्क्ड इन this topic, Jean Piaget and Vygotsky. That's why it is core concept for you. Thank you.